मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ऋषि एंड हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक परफेक्ट रोड प्लान क्या हो सकता है कि नीट 2025 में हम एटलीस्ट 650 प्लस तो हम स्कोर कर ही सके। देखिए, मैं ये वीडियो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ कि अगर मैं ड्रॉप ले रहा होता नीट 2025 के लिए तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती कि जिससे मैं एटलीस्ट 650 प्लस का स्कोर कर लेगा नेक्स्ट ईयर के नीट में, तो मैं उसके हिसाब से अपना मैं नीट करूँ। ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं अपने जो प्रिपरेशन होती थी मैं उसको दो पार्ट में मैं आपको डिवाइड में कर देता था, एक फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बोलूँ कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में डिफरेंशिएट क्या होगा, तो फ़ेज़ 1 जो हमारा होता है, तो फ़ेज़ 1 में हम रखते थे कि जो क्लासेस होती है, जो क्लासेस की और जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जो क्लास होती है, हम वो सब फ़ेज़ 1 में हम रखते थे। और जो फ़ेज़ 2 में होता था वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपनी जो एक्यूरेसी होती थी हमें उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम फ़ेज़ 2 में हम करते हैं। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में मेरा ये अंतर था। अगर मैं आपको देखिए, अगर कई बच्चे अभी ड्रॉप लेने का सोच रहे होंगे या कईयों ने ड्रॉप ले लिया होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप जून से, पहली जून है, आप पहली जून से आप अपना नीट का जो जर्नी है वो स्टार्ट आप करने जा रहे हो। तो अगर मैं 1 जून से जो 4 मई का जो टाइम होगा उसके आप मैं बीच का एक इफेक्टिव डेज में काउंट करूँ तो 338 डेज़ होगा। तो आपको 338 में आपको एक अच्छे से आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जिससे आप फॉलो करके वो कर सकें। देखिए, जो अगर मैं सबसे पहले फ़ेज़ 1 को मैं डिस्कस करूँगा। फ़ेज़ 1 को आपको डिस्कस करने के लिए होता है, सबसे पहले आपको फ़ेज़ 1 में आपको एक कोचिंग आपको जॉइन करनी पड़ेगी। आप बेशक एक आप अफोर्डेबल आप कोचिंग जॉइन कर लो, बेशक ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन कर लो, आकाश, PW, एलन, आप कोई सा भी आप जॉइन कर लो, बट आपको एक जॉइन करनी पड़ेगी। क्योंकि कोचिंग से क्या होगा, आप कोचिंग से ना आप एक कंसिस्टेंट हो जाओगे कि आपको शेड्यूल आपका ये होगा, आपको उस पर फॉलो करना पड़ेगा और आपका एक सिलेबस भी टाइम से आपका एंड हो जाएगा, वरना आपका सिलेबस आपका लैग होता रहेगा और आप बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। तो आपको इसके लिए आप एक कोचिंग आप ले लो, कोई सी भी कोचिंग ले लो, कोई ये नहीं है कि आपकी कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग है आप वही अच्छी है, तो आप सब कोचिंग इक्वल है तो आप कोई से भी कर सकते हो। तो फ़ेज़ 7 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एक रेगुलर आपको क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, आप एक भी क्लास आप मिस मत करना, जो रेगुलर जो टेस्ट होता है आप टेस्ट को भी आप फॉलो करो और साथ साथ में आप ना इस पर रिविज़न भी करते रहो। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप ड्रॉपर के लिए तो आपको सिलेबस आपको पहले ही पता होगा सब कुछ पूरा का पूरा, तो आप साथ साथ में आप रिवीजन करते रहो कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि आज जिसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप बस आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, आपको उसमें इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, आपको फ़ेज़ 1 में एक ये भी डाउट होता है बच्चों का कि वो होता है हमारा बैकलॉग, कि हम बैकलॉग को हम कैसे कवर करें। जैसे कि हम 12th में तो हम कई बच्चे होते हैं 12th में आ जाता है, वो बोलते हैं कि हमारा जो 11th का बैकलॉग होता है वो 11th का बैकलॉग रह गया, तो अब 11th का बैकलॉग कैसे क्लियर करें, क्योंकि नीट में तो ऑलमोस्ट 50% आता है सिलेबस 11th और 12th से, तो हमारा 11th भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हम 12th में इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बैकलॉग के आपको डिस्कस मैं करूँ, तो देखिए, बैकलॉग के बिना तरीके होते हैं कि आप बैकलॉग कैसे कवर करेंगे, आपको कौन सा चैप्टर है और आपको कैसे कंप्लीट करना, सब्जेक्ट कौन सा है। वैसे तो आप ये ट्राई आपको यही करना है कि आपका बैकलॉग ना हो। अगर आप 11th में हो या आप ड्रॉपर हो तो आप ये ट्राई करना बैकलॉग आपका बिल्कुल भी ना हो इस साल। आपको अगर नीट 2025 बच्चे से क्रैक करना है, बट इफ़ बाई चांस अगर आपका एक कोई बैकलॉग आ गया तो आपको बैकलॉग क्लियर करने के लिए आपको ऐसे करना है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको बायोलॉजी का आपको बैकलॉग हो गया, आपके बायोलॉजी के 3 या 4 चैप्टर आपके इकट्ठे बैकलॉग हो गए, तो आपको इम्पोर्टेंट आपको करना है कि आप NCERT अपनी पिकअप करो, क्योंकि पूरा पेपर तो NCERT से जाना है। तो आप NCERT पिकअप करो और NCERT का आप लाइन टू लाइन आप एक रीड कर लो, रट लो अच्छे से आप NCERT और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। टीचर की आप वीडियोस मत देखना बैकलॉग के लिए, आप बैकलॉग के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा आपके बायोलॉजी में। आप सीधी NCERT लो, NCERT को रीड करो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो बायोलॉजी के, वरना इंपॉर्टेंट तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगाओ, PYQ लगाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बायोलॉजी में। और अगर मैं केमिस्ट्री के बैकलॉग के लिए बात करूँ कि केमिस्ट्री का भी बैकलॉग ज़्यादातर हो जाता है, बायो का तो फिर भी बच्चों का कम होता है कि बायो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है बहुतों को। केमिस्ट्री और फिजिक्स का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बैकलॉग होता है। तो अगर मैं केमिस्ट्री के बैकलॉग के लिए आपको बात करूँ, तो देखिए, आपको केमिस्ट्री अगर आपका ऑर्गेनिक बैकलॉग है या इनऑर्गेनिक बैकलॉग है तो आप उसको कवर मत करो। अगर आप 12th में आ चुके हो और आपका 11th का इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक बैकलॉग है तो आप उसको इतना कवर मत करो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी कोचिंग से आप पढ़ रहे हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको 12th में वो कवर हो जाता है कि जो आपको 11th में आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ना होता है वो 12th में हो जाएगा। बट कंडीशन यही है कि आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए उन चैप्टरों की। ये नहीं कि आप पूरे एकदम क्लियर हो, आपको कुछ भी नहीं आता उन चैप्टरों में से। आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए उन चैप्टरों में से भी। अगर मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री आप मान सकते हो एक तरह की फिजिक्स ही है। आपको फार्मूले दे दिए जाएंगे, आपको फार्मूले रट रहे हैं और आपको फार्मूले पुट करने हैं, आपको फार्मूले पुट करने आने चाहिए उसमें। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है।
तो अब इसमें आप क्या करो, आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। आप टीचर के आप बेशक आप वन शॉट भी ले सकते हो इसमें, या आपने एक बार पढ़ रखा है और आपको रिवीजन नहीं है 11th क्लास की, तो आप अपने नोट्स लो, आप अपने शॉर्ट नोट्स जो फॉर्मूले होते हैं फॉर्मूले एक पेपर में आप नोट डाउन कर लो पूरे, और उन फॉर्मूलों को आप रट लो एक बार अच्छे से। और आपने जो मेजॉरिटी टाइम होगा आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इन्वेस्ट करने के लिए, आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो। आप उसमें इतने थ्योरी मत पढ़ो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अब थ्योरी जो होती है वो कुछ ही चैप्टरों की इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो असरसर रीजनिंग बनेंगे वो कुछ ही चैप्टरों के बनते हैं। जैसे कि आप केमिकल काइनेटिक्स होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, ये थोड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनके आपको एनसीईआरटी की थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से आप अपना बैकलॉग कर लो। अगर मैं आपको फिजिक्स के बैकलॉग की बात करूँ, तो क्योंकि फिजिक्स का सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं जो कंप्लेंट आती है वो होती है फिजिक्स का बैकलॉग हो गया है बहुत ज़्यादा, कि हमने एक भी चैप्टर नहीं हुआ। और फिजिक्स हमारा अगर हम देखें तो एक कॉन्टिन्यूटी हो रही होती है। अगर आप 11th में चैप्टर आप देखेंगे तो आप सबसे पहले आपको 1D पढ़ेंगे तो वो 2D से भी कनेक्ट हो जाता है, और फिर 2D आप आगे पढ़ेंगे तो NLM से भी कनेक्ट हो रहा होता है। तो उसमें ये नहीं है कि आप सीधा आप NLM पढ़ लें और आपको 2D आता ही नहीं है। तो आपको उसके लिए ना आपको एक सीरीज़ से आपको जाना पड़ेगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक आपको जाना पड़ेगा। तो फिजिक्स के लिए ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ये कर लो कि आपके 10-15 दिन में पूरे बैकलॉग आपका कवर हो जाएगा। आप फिजिक्स के लिए आप क्या करो, आप जो आपकी रेगुलर क्लासेस होती है ना, आप रेगुलर क्लासेस से आप एटलीस्ट आप 2 घंटे आप फालतू कर लो। 2 घंटे आपको ना उन बैकलॉग आपको कवर करना पड़ेगा। और आपको फिजिक्स के लिए ना आपको लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मेजॉरिटी आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट आपको अगर आप वो साथ साथ में आप करते रहें, आपको ये डेली करना पड़ेगा एटलीस्ट। फिर जैसे कि आप अगर आपके यहाँ क्लासेस ना मानूँ, तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी जा रहे हैं तो मेजॉरिटी क्लासेस हमारी मॉर्निंग 8 o'clock से स्टार्ट हो जाती है, और हमारी इवनिंग में ये 2 या 3 PM पे मेरी एंड हो जाती है। तो अगर मैं 3 PM पे भी मान के चलूँ कि 3 PM पे हमारे क्लासेस एंड हो रही है, तो आप 3 to 5 एक स्लॉट मान के चलो, अपना एक और आपकी क्लास है आपका वो लेकर चलो कि आप वो क्लास लोगे आप फिजिक्स के लिए, ठीक। और अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ऑफलाइन का आप क्या करो कि आप 11th तो हम नहीं पढ़ा सकते ना कोई टीचर, अगर आप ऑफलाइन है तो आप इसके लिए आप ऑनलाइन आप क्लासेस लेना शुरू कर दो। आप अपने कोचिंग में ही रहो और आप अपना एक साइड टाइम स्लॉट आप फिक्स कर लो कि हम इस टाइम स्लॉट में हमारी फिजिक्स की क्लास होगी ऑनलाइन, तो आप वो फॉलो करो। तो आपका फिजिक्स का जो बैकलॉग होगा आपको ये ऐसे आपका कवर होगा। फिजिक्स आपको 1 to 1 करना पड़ेगा कि 1-2 चैप्टर आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, आप जंप नहीं कर सकते फिजिक्स के लिए, आपको कि यही है। और इस बार आप इसमें इंपॉर्टेंट फिजिक्स में ये भी है कि आप अपना शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहिए, क्योंकि आपका बैकलॉग है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आपका रिवीजन करने का टाइम नहीं होगा, तो आप साथ साथ में बनाना, ठीक। अगर मैं ड्रॉपर्स की बात करूँ तो ड्रॉपर्स के लिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, और एक आप वो होकर। अगर मैं आपको फेस 1 में आप दूसरे पॉइंट की बात करूँ, वो होती है मेरी टेस्ट सीरीज़। अगर मैं टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ तो मेजॉरिटी जो टेस्ट सीरीज़ होगी एलन या आकाश या मोशन, आप कोई सी भी आप कोचिंग का आप ले लीजिए। PW की तो अभी स्टार्ट हो चुकी है, वरना आप बाकी कोचिंग की अभी स्टार्ट होगी, जुलाई में होगी DLP के फॉर्म में। तो आप एक कोई भी आप अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी आप कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ आप एक ज्वाइन कर लो। अब उसमें डाउट रहता है कि जैसे कि आप कोई सा भी आप ज्वाइन करोगे DLP, उसमें तो 11th और 12th साथ में आएगी क्लासेस। तो अब फिर बच्चे बोलते हैं कि मैं कैसे पढ़ूँ कि हमारे कोचिंग में तो पहले 11th हो रही है फिर 12th होगी, पर टेस्ट में तो मेरा 11th और 12th दोनों साथ में आ रहे हैं। तो जो टेस्ट सीरीज़ का जो होता है ना, ये ड्रॉपर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ड्रॉपर्स ने पूरे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। तो आप अपने सेल्फ के एंड से आप पढ़ो, आप टीचरों पर आप निर्भर मत करो, आप खुद से पढ़ो वो चैप्टर और आप वो टेस्ट देकर आओ। आपका जुलाई में टेस्ट है तो आप जुलाई से आप स्टार्ट कर दो अपने, और साथ साथ में टेस्ट अपनी कोचिंग के टेस्ट भी दो और अपने वो वाले टेस्ट भी दो। अगर आप 12th में हो तो 12th में तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने पास कोचिंग होते हैं, कोचिंग के टेस्ट के साथ दो, और आप कोई सा भी एक बैच जो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो तो 12th वाले पहले लेते हैं, फिर 11th का टेस्ट लेना करते हैं। 11th के टेस्ट उसके नवंबर से ऑलमोस्ट स्टार्ट होते हैं। अगर आप एक ऑफलाइन कोचिंग में हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में आपको टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत है नहीं आपको फेस 1 में। अगर जो मैं फेस 1 डिस्कस पहले कर रहा हूँ तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप तो पहले से एक टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हो ना, एक कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती है। जैसे कि अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो जब मैं ड्रॉप ईयर में था तो हमारे जो टेस्ट सीरीज था उसमें हमारे कुछ 10 या 12 टेस्ट थे ऑफलाइन के एंड से, जो पार्ट सिलेबस हमारे टेस्ट होते थे, तो मैं उससे बस वही फॉलो कर रहा था। तो मेरा फेस 1 मेरा यही एंड होता है। आपको मॉड्यूल अच्छे से सॉल्व करना है। अगर मैं आपको एंड में कंक्लूजन बताना चाहूँ तो फेस 1 का कंक्लूजन क्या है, आपको रेगुलर एक क्लासेस लेनी है, रेगुलर टेस्ट आपको करने हैं, रेगुलर रिवीजन करनी है शॉर्ट नोट से, और आपको पूरे मॉड्यूल सॉल्व करने हैं फेस 1 में। और फेस 1 का जो मेरा टाइम क्या रहेगा, फेस 1 का मेरा टाइम रहेगा जून से लेकर दिसंबर, ओनली जून से दिसंबर के एंड तक ही टाइम रहेगा। आप इसको जनवरी तक आप आगे मत करना। फिर हमारा शुरू होता है मेरा फेज़ 2।
देखिए फ़ेज़ 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ेज़ 2 अगर आपने फ़ेज़ 1 आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया ना, तो फ़ेज़ 2 आपको एक्यूरेसी में हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपने एक्यूरेसी नहीं कर पाई ना आप नीट के एग्ज़ाम में, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको समझने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपको 3 आवर 20 मिनट्स तो आपको मिलते हैं, बट वो 3 आवर 20 मिनट्स आपको मिलते नहीं हैं, आपको केवल 3 आवर्स ही मिलती है, क्योंकि आप फॉर्मेलिटीज़ करोगे, आप साइन करोगे, बाकी सब काम करोगे, तो उसमें 20 मिनट्स आपके चले जाते हैं। आप मान के चलो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको 3 आवर्स ही मिले, तो आपको 3 आवर्स में आपको इफेक्टिव आपको करना है, तो आप अपना जो टेस्ट होगा आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आपको एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको 200 क्वेश्चन एटलीस्ट आप रीड कर सको और अच्छे से पेपर दे सको। आपको ऐसा पेपर रखना पड़ेगा। तो फ़ेज़ 2 मेरा शुरू होता है मेरा जनवरी से लेके टिल नीट। तो मेरा जनवरी से लेके 4 मई तक है मेरा फ़ेज़ 2। ठीक है, फ़ेज़ 2 में आपको मैं बोलूँगा, मैं पर्सनली अगर मैं सजेशन दूँ, तो आप जेईई भी आप भरो और आप नीट भी भरो। जेईई के अब दोनों अटेम्प्ट आप ट्राई करो कि आप दोनों अटेम्प्ट भर सको। अगर आप नहीं आप भर पा रहे हो कि दोनों अटेम्प्ट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ट्राई करो कि आप एटलीस्ट आप सेकंड अटेम्प्ट आप फिल कर सको। ठीक, क्योंकि आपको अभी पता है इसका फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा। आपको फ़ायदा मिलेगा जब आप नीट आप लिखने जा रहे होगे ना, तब आपको पता लगेगा कि मैंने जब जेईई दिया था तो जेईई का फ़ायदा क्या हुआ है। तो अगर आप देखें तो जेईई में मेजॉरिटी जो कोचिंग होती है, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर लो, तो मेजॉरिटी का सिलेबस फ़ैब के मिड तक एंड हो जाता है। तो आपको जनवरी में आपको अपना फ़ेज़ 2 स्टार्ट करना है। फ़ेज़ 2 में आपको क्या है, आपको मेजॉरिटी आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करनी है। आपको जो मॉड्यूल होंगे, मॉड्यूल से रिवीजन आपको सबसे मिनिमम कर देनी है, बस आपको मेजॉरिटी आपको टेस्ट और रिवीजन सबसे ज़्यादा करनी है। तो आप सबसे पहले आप जनवरी में आपका जो फर्स्ट माइलस्टोन होगा, वो आप जेईई आप मान के चलो कि आपको जेईई आपको देना है जनवरी में। आपको आफ्टर ये अटेम्प्ट 1 आप उसमें आप ट्राई करो, एटलीस्ट आप 95+ परसेंटाइल आप ले आओ, एक सेफ स्कोर। फिर आप उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके फ़ैब के मिड में आपका सिलेबस पूरा एंड हो चुका होगा। ठीक है, फ़ैब के मिड में आपका अब इस समय फ़ायदा मिलता है, आपका मेजॉरिटी जो ड्रॉपर्स होते हैं ना, यही फ़ायदा उन्हें मिलता है एज़ कम्पेयर टू 12th। आप इसमें क्या करो, आप फ़ेज़ 1 में आप जो साथ में आप जो टेस्ट दे रहे थे ना, आप ट्राई करना कि आप एक्स्ट्रा टेस्ट भी निकाल सको। आप प्रिंट आउट ले लो, जैसे कि मैं आपको अपना बताऊँ, तो मैंने ऑलमोस्ट 70 टेस्ट जो मेरे थे ना, 70 टेस्ट मैंने अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल के मैंने रख लिए थे एक उसमें, एक बैकअप के प्लान में। तो मैंने फ़ैब के मिड से स्टार्ट किया था। फ़ैब के मिड में हमारी कोचिंग में भी फाइनल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाती है बहुतों की। ऑनलाइन भी हो गई थी मेरी और ऑफलाइन भी हो चुकी थी मेरी। तो मैंने वो तो केवल टेस्ट मैंने दिए ही थे, प्लस मैंने एलन का जो डीएलपी के टेस्ट होते हैं मेजर, मैंने वो भी ज्वाइन किया था और आकाश का भी ज्वाइन किया था। मैं ये भी दे रहा था, प्लस जो मैंने ऑफलाइन जो प्रिंट आउट निकाले थे, मैं वो भी साथ में दे रहा था। तो मैंने फ़ैब के मिड में जो मेरा था कि मेरा एक वो था, स्टार्टिंग के जो मेरा एटलीस्ट 1 या 2 मंथ्स होते हैं, उसमें मैं अल्टरनेट डेज़ में टेस्ट दे रहा था। कि मतलब मैंने अगर आज टेस्ट दिया है, तो मैं कल उसको मैं रिवीजन कर लूँगा उस पूरे पेपर को अच्छे से, और अपने शॉर्ट नोट्स को भी रिवीजन कर लूँगा, और फिर मैं जो अगले दिन होगा मैं दोबारा टेस्ट दूँगा। इसमें आपको सेल्फ़ एनालिसिस करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप टेस्ट में सेल्फ़ एनालिसिस ज़रूर करना। मैं फिर जो मेरे जो एंडिंग का अगर मैं समय देखूँ, तो मेरे जब 2 मंथ्स या 1 मंथ मेरा एंडिंग का बचा था, मैं डेली एक टेस्ट देता था। कुछ दिन ऐसे भी थे मैंने 2 टेस्ट भी दिए। तो आप ये भी करो, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जब फ़ैब के मिड में हमारी कोचिंग एंड हो जाती है, तो वो केवल टेस्ट के लिए बस कोचिंग वाले बुलाते हैं, और ऑनलाइन में भी केवल टेस्ट के लिए क्लासेस होती है, ठीक, केवल रिवीजन क्लासेस ही होती है। तो उस समय बच्चे इतने होते नहीं हैं और टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे ना लेज़ीनेस से वो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो पढ़ते हैं नहीं इतना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको रिवीजन करने में आपको लेज़ीनेस आएगी, तो आप ट्राई करना मैक्सिमम टेस्ट देना शुरू करो फ़ेज़ 2 में, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। फिर जब हमारा अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में आप अपना जेईई का सेशन 2 अटेम्प्ट करना। देखिए भाई, सेशन 2 इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? अगर आप अभी तक देखें, हम जो अभी तक मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें तक अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि एनटीए ही बनाएगा, जेईई का पेपर भी एनटीए बनाएगा और नीट का पेपर भी एनटीए बनाएगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप जब जेईई का पेपर आप देने जाओगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, मतलब पेपर आ कैसे रहा है, पेपर कहाँ तक जा रहा है, मतलब एक एग्ज़ामिनर होता है कितने डेप्थ्स में होता है क्वेश्चन बनाया, तो ये हमारा जेईई से पता लग जाएगा नीट वालों को। और मैं ये भी बोलूँ, अगर आपके पास टाइम है ना, तो आप ट्राई करना एटलीस्ट एक सेशन के आप टोटल जो भी जितने भी सेट होते हैं ना, आप वो पूरे एक बार आप सेट करके जाना। जैसे कि अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ, तो मेरा जो जेईई का सेशन 1 का मेरा सेट थे ना, जितने भी टोटल जितने भी दिन मेरे टेस्ट हुए थे, मैंने जेईई के सब पेपर सॉल्व किए थे घर पे बैठ के। एक टेस्ट तो मैं पेपर देकर ही आया था, तो जो बाकी सब टेस्ट थे वो मैंने घर पे दिए थे। सेशन 2 के मैंने 2 सेट सॉल्व किए थे, मैंने बाकी सॉल्व नहीं किए थे, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वो करो, क्योंकि इससे आइडिया मिल जाता है कि पेपर कैसे आ रहा है। जैसे कि मैं अगर आपको अपना बताऊँ, तो मुझे एक पेपर का आइडिया मिल गया था कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से आ रहा है।
क्योंकि डर तो लगता ही है ना कि मतलब पेपर अगर अब सडनली पेपर अब चेंज हुआ है तो एक 2016 जैसा ना हो जाए कि पेपर एकदम हार्ड हो जाए। तो वो उसका मुझे एक कुछ प्लान हो गया था कि पेपर तो एनसीईआरटी से आएगा, पेपर ईजी आएगा। तो इससे क्या हो गया था, मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया था कि अब तो मेरा नीट हो ही जाएगा क्लियर। तो ये फेज़ 2 का है। एंड मोमेंट पे मैं अगर बोलूँ, मैं पर्सनली एंड पे बोलूँ, तो आप ना नीट के एक दिन पहले तक भी आप टेस्ट आप दो। कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बेशक आपको डिप्रेशन हो सकता है कि अगर आपके नंबर कम आए तो बोलोगे कि आप डिप्रेशन हो गया, बट मैं बोलूँगा फिर भी आप टेस्ट दो एक दिन पहले भी, आप मानोगे नहीं। जब मैं नीट देने गया था ना 2024 का, तो मैं एक दिन पहले ही मैं टेस्ट दे रहा था। उस समय मैंने आकाश का डीएलपी का मैंने टेस्ट दिया था, और आप मानोगे नहीं, उस समय टेस्ट में मेरे 618 नंबर आए थे। और मैंने एक 2 दिन पहले को अगर मैं बताऊँ नीट से, वो भी मैंने एक टेस्ट दिया था, आकाश का मैंने दिया था, उस समय भी मेरे 618 आए थे। तो मेरे रेगुलर में 2 टेस्टों में 618 आए थे। अब अगर मैं होता तो डिप्रेशन हो सकता था कि अब 618 आ रहे तो नीट में कितने आ जाएंगे, नीट में 620 या 630 आएंगे। बट नहीं, आपको डिप्रेशन नहीं होना है, आपको कॉन्फिडेंस रहना है कि आप ये देखिए ना, आप एंड में कि आपने फैब के मिड से आपने स्टार्ट किया था और आप मई तक आप आ गए हो। अगर आप डेली टेस्ट भी दे रहे हैं तो आपने एटलीस्ट 90+ टेस्ट तो आपने किए ना, आपको कुछ तो आता ही होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नीट से एक दिन पहले भी आप टेस्ट देंगे तो आप नीट में अच्छा कर देंगे। तो मेरा पूरे, अगर मैं ये बताऊँ तो मेरा यही प्लान था। मैंने अपने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 बाँट लिया था। मैंने अगर आपको पूरे सेशन की आपको समरी देना चाहूँ, एक टोटल इन अ नटशेल, तो मैं यही है। मैंने फ़ेज़ 1 मेरा शुरू हुआ था, मैंने जून से लेके दिसंबर तक मेरी कोचिंग में था। मैंने इस फ़ेज़ 1 में पूरा अपने जो भी बुक्स थे, एक्स्ट्रा बुक्स और मॉड्यूल्स, मैंने ये सॉल्व किया था। रेगुलर क्लासेस ली थी, एक भी मिस नहीं की थी, रेगुलर टेस्ट दिए थे और रेगुलर रिविजन्स की थी। फ़ेज़ 1 में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे सबसे ज़्यादा, मेजॉरिटी। फ़ेज़ 2 में भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बट उस समय मैंने कम बनाए थे, उस समय बस मैंने रिवीजन वाले शॉर्ट नोट्स ज़्यादा बनाए थे, ठीक। और मैंने फ़ेज़ 2 में मैंने मेजॉरिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, मेजॉरिटी मैंने वेरियस कोचिंग के मैंने टेस्ट पेपर भी सॉल्व किए थे, डिफरेंट लेवल के मैंने जेईई भी अटैम्प्ट किया था। तो मेरा यही था, अपने पूरे नीट का जो मेरी स्ट्रैटेजी थी, एक रोड प्लान था। अगर आप ये फॉलो कर सको तो आप वही करो। बट मैं यही बात आपको एक वो सजेशन दे रहा हूँ, अगर आप जा रहे हो ना तो एटलीस्ट आप कोई सी भी एक कोचिंग आप ज्वाइन कर लो, बेशक ऑनलाइन ऑफलाइन, बट आप एक कर लो। क्योंकि मैं इससे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कई दोस्त ऐसे भी थे जो सेल्फ स्टडी से आप कर रहे थे, कोई भी कोचिंग नहीं कर रहे थे, खुद सेल्फ स्टडी से कर रहे थे। उनका क्या हुआ था, बीच में जाके ना मोमेंटम ब्रेक हो गया था और फिर वो नहीं पढ़े। बट जो कोचिंग वाले थे ना, वो एटलीस्ट उन्हें थोड़ा बहुत तो डर था कि टीचर है तो टीचर जिस दिन हम जाएंगे उस दिन तो पूछेगा टीचर कि तुम क्यों नहीं आए। तो इस वजह से वो कम से एटलीस्ट कोचिंग आ तो रहे थे, हमारे ज्वाइन कर रहे तो रहे थे, ऑनलाइन भी आ रहे थे बच्चे और ऑफलाइन भी आ रहे थे। तो वही, आप एक कोचिंग आप ज्वाइन कर लो कोई सी भी, और आप उसको फॉलो कर लो। बट आप पूरे निर्भर मत हो ना, क्योंकि अगर आप पूरे निर्भर हो के, अब जैसे कि अगर मैं आपको अपना बताऊँ, मैं 11th-12th का पूरा कोचिंग पे निर्भर हो गया था कि मैंने सोचा था मैं कोचिंग ही, जितना कोचिंग वाले कर रहे हैं मैं उतना ही मैं कर लेता हूँ तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट नहीं, मेरा लास्ट ईयर में नहीं हुआ था। फिर मैं जब ड्रॉप ईयर में मैं किया तो ड्रॉप ईयर में मैंने इतना कोचिंग को फॉलो नहीं किया। मैं अपने आप से सेल्फ एंड से मैंने किया कि मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी और मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। मैं डेली के मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैंने एक सेट भी लगाए थे कि एटलीस्ट मैं दिन के 200 क्वेश्चन तो सॉल्व करूँगा। अगर आपको मैं मैक्सिमम बताऊँ मैंने एक दिन में कितना सॉल्व कर लिया था, मैंने एक दिन में मैक्सिमम 450 तक मैंने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर रखे थे। और मेरा जो होता था, मैंने मिनिमम मेरा कुछ 70-80 में क्वेश्चन तो मैं करता ही था मैं दिन में। कि अगर मेरे जिस दिन अगर कोई दिन बेकार भी जा रहा है तो उस दिन में कम से कम 70 या 80 क्वेश्चन मैं करूँगा। टोटल मैं पीसीबी से बात कर रहा हूँ। तो बस यही स्ट्रेटजी थी। अगर मैं अभी आपको बताना चाहूँ तो अभी 26 तो कुछ अभी ये मई चल रही होगी। अगर आप 1 जून से भी स्टार्ट करते हो तो लेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने भी 1 जून से स्टार्ट किया था और मैंने इस साल मैंने नीट क्रैक किया, तो आप भी ये कर सकते हो। तो वही, आप एक अपना अच्छा प्लान अभी आप एक बना लो। आप बेशक आप मंथ वाइज प्लान बनाना, ईयर वाइज प्लान मत बनाना, आप मंथ वाइज बना लो कि प्लान। अगर आप कर रहे हो कि मुझे इस मंथ में ये करना है, इस मंथ में ये करना है, अगर आप सिस्टमेटिक इससे आप जाओगे ना तो आप भी नीट क्रैक कर सकते हो। नीट क्रैक करना बहुत ज़्यादा ईजी है। बस इंपॉर्टेंट ये है, आपको एक करेक्ट रिसोर्सेज पता होना चाहिए। आप किसी के बहकावे में मत आना कि आपको ये भी बुक करनी पड़ेगी, ये भी बुक करनी पड़ेगी, ये वाली भी, कि जिससे आप नीट क्रैक कर सकते हो। नहीं, आप पेपर आप केवल एनसीईआरटी पे भी आप फोकस करोगे ना, आप जब भी आप एक डिसेंट स्कोर ला के आप कर सकते हो। आपको एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी पड़ेगा, बेशक फिज़िक्स की एनसीईआरटी बेशक मत पढ़ो, ठीक, वो चलेगी एक बार अगर आप नहीं पढ़ोगे। बट अगर आपने केमिस्ट्री की या आपने बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और आप सोचो कि हम एक्स्ट्रा बुक्स पर चले जाएंगे, जो कि कई बार 11th-12th वाले बच्चे करते हैं कि हम एक्स्ट्रा बुक कर लेते हैं, तो आप ये डिज़ास्टर कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आना है।
मैंने अगर मैं ड्रॉप ईयर में बताऊँ तो केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी होती थी, मैंने ड्रॉप ईयर में पहली बार मैंने केमिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ी थी, वरना जब मैं 11th-12th में था ना, तो मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो मैंने टच भी नहीं की थी। मैं केवल बस बायो की एनसीईआरटी कर रहा था और फिजिक्स अपने नोट से कर रहा था और केमिस्ट्री भी अपने नोट से कर रहा था। तो मैंने जब बायो की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी टच नहीं की, तो अगर मैं आपको अपना लास्ट ईयर का फिजिक्स केमिस्ट्री का मार्क्स बताऊँ तो मेरे कुछ 88 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में। बट मैंने इस ईयर जब मैंने एनसीईआरटी एक अच्छे से पढ़ी लाइन टू लाइन और शॉर्ट नोट्स भी बनाए, तो इसमें मेरे 180 आए केमिस्ट्री में। तो वही था, आप एक सिस्टमेटिक प्लान बनाओ, अच्छे से करो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द नीट 2025। आप भी क्रैक कर सकते हो, बट बस सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, क्योंकि अगर आप खुद पे आत्मविश्वास अगर आपने गिरा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आत्मविश्वास हमेशा ऊपर रखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।